चैनल युवान सरकार में आपका स्वागत है। आज 9 मई 2025 के नवीनतम समाचार को लेकर उपस्थित हुए हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिजली क्षेत्र को कोयला वितरण के लिए शक्ति नीति के अद्यतन संस्करण को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमन बनाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नया ढांचा किया पेश। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराघची नई दिल्ली पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 स्थानों पर छापेमारी की है। INS किल्टन ने सिंगापुर में IMDEX एशिया 2025 में लिया भाग। C.DOT और CSIR NPL ने क्वांटम और शास्त्रीय संचार में स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। मंत्रिमंडल ने ITI उन्नयन और राष्ट्रीय कौशल केंद्रों के लिए 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। CBI निदेशक के रूप में प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। त्रिपुरा का रंगाचेरा सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल पहुंच वाला पहला हरित गांव बन गया है। भारत 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन यानी ग्लैक्स 2025 की मेजबानी कर रहा है। चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बिजली क्षेत्र को कोयला वितरण के लिए शक्ति नीति के अद्यतन संस्करण को मंजूरी दे दी है। नई नीति में 2 कोयला लिंकेज विकल्प पेश किए गए हैं। आधिकारिक मूल्य पर कोयले के लिए विंडो 1 और आधिकारिक मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयले के लिए विंडो 2। विंडो 1 केंद्र क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों और राज्यों को कोयला लिंकेज प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखेगा। राज्य अपने आवंटित कोयला लिंकेज का उपयोग अपनी स्वयं की उत्पादन कंपनियों या स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के लिए कर सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धी बोली या मौजूदा बिजली खरीद समझौते PPA के माध्यम से किया जा सकता है। विंडो 2 कोयला आधारित बिजली उत्पादकों, जिनमें आयातित कोयले का उपयोग करने वाले भी शामिल हैं, को नीलामी के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की अनुमति देता है। विंडो 2 में बिजली संयंत्रों को आवश्यकता अनुसार उत्पादित बिजली बेचने की सुविधा है। संशोधित नीति के क्रियान्वयन का काम कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोयलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL संभालेंगे। नई नीति पिछले 8 दिशा निर्देशों को घटाकर सिर्फ 2 मुख्य विंडो तक सीमित करके कोयला आवंटन को सरल बनाती है। विंडो 2 के जरिए प्राप्त कोयले के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट PPA की ज़रूरत को हटा दिया गया है। यह बदलाव बिजली संयंत्रों को ज़्यादा लचीलापन प्रदान करता है। आयातित कोयला आधारित ICB संयंत्र विंडो 2 के जरिए शक्ति। भारत में कोयला के दोहन और आवंटन के लिए पारदर्शी योजना नीति। 2017 में शुरू की गई शक्ति नीति ने कोयला आवंटन के नामांकन आधारित प्रणाली से पारदर्शी नीलामी पद्धति में बदल दिया है। इसमें 2019 और 2023 में सुधार किया गया। इस नवीनतम संशोधन से आवंटन प्रक्रिया सरल हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमन बनाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक नया ढांचा पेश किया है। यह ढांचा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी विनियामक दस्तावेजों पर लागू होता है, जिसमें दिशा निर्देशों, आदेश और चुनौतियां शामिल हैं। नई प्रक्रिया के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मसौदा विनियमन प्रकाशित करना होगा। प्रकाशन में विनियमन का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए। इस स्पष्टीकरण में विनियमन के उद्देश्यों और जहां संभव हो प्रभाव आकलन को रेखांकित किया जाना चाहिए। यदि लागू हो तो इसमें वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का भी उल्लेख किया होना चाहिए। RBI सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित करेगा। टिप्पणियों के लिए कम से कम 21 दिन प्रदान करेगा। प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंकों को प्रतिक्रियाओं का सारांश प्रकाशित करना होगा। विनियमन का अंतिम संस्करण भी वेबसाइट पर पोस्ट किया जाना चाहिए।
मौजूदा विनियमों में किसी भी संशोधन के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक को नियमित रूप से यह आकलन करना चाहिए कि क्या मौजूदा विनियम प्रासंगिक बने हुए हैं। इस समीक्षा में पर्यवेक्षण परिणामों, वैश्विक प्रथाओं और किसी भी अनावश्यक प्रावधानों पर विचार किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्बास अराक्ची नई दिल्ली पहुंचे हैं। वे भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। डॉक्टर अराक्ची 20वीं भारत ईरान संयुक्त आयोग बैठक का सह नेतृत्व करेंगे। पिछले साल अगस्त में विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा भारत ईरान मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। नेता आपसी हितों के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। वे साझेदारी को मजबूत करने के नए तरीके भी तलाशेंगे। भारत ईरान संबंध। भारत और ईरान ने औपचारिक रूप से 15 मार्च 1950 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। 15 मार्च 1950 को भारत और ईरान ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। हाल के वर्षों में भारत लगातार ईरान के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में शुमार रहा है। भारत और ईरान ने 2015 में चाबहार ईरान में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास पर संयुक्त सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 स्थानों पर छापेमारी की है। ये स्थान कोलकाता, रांची और जमशेदपुर के फैले हुए हैं। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। यह मामला जीएसटी बिलिंग से संबंधित धोखाधड़ी से जुड़ा है। अधिकारियों को संदेह है कि लगभग 14,325 करोड़ के नकली चालान बनाए गए थे। इन चालानों के कारण कथित तौर पर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे किए गए हैं। आयोग इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का कुल मूल्य 800 करोड़ से अधिक है। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की जा रही है। तलाशी का उद्देश्य अपराध से जुड़े सबूतों को खोजना है। आधिकारिक अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त करना चाहते हैं। आईएनएस किल्टन ने सिंगापुर में IMDEX एशिया 2025 में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 6 से 8 मई तक चौंगी प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित की गई है। यह तैनाती भारतीय नौसेना के चल रहे परिचालन मिशन का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य सिंगापुर और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ भारत के मजबूत समुद्री सहयोग को मजबूत करना था। बंदरगाह यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सिंगापुर गणराज्य की नौसेना और IMDEX एशिया में भाग लेने वाली अन्य नौसेनाओं के साथ पेशेवर बातचीत शामिल थी। नौसेना की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने, पेशेवर संबंधों को गहरा करने और भाग लेने वाले देशों के बीच आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां आयोजित की है। समुद्री सुरक्षा और भारत की नौसैनिक क्षमताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूली बच्चों के लिए क्रॉस डेक्स दौरे, उद्योग केंद्रित प्रदर्शनियां और निर्देशित जहाज यात्राएं आयोजित की गई। 1997 में अपने उद्घाटन के बाद से समुद्री एवं रक्षा प्रदर्शनी उद्योग के शीर्ष पर पहुंच गई है तथा समुद्री व्यवसायों के लिए अपने नवीनतम जहाज़ों, प्रणाली और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने का एक मंच बन गई है। C.DOT और CSIR NPL ने क्वांटम और शास्त्रीय संचार में स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। शास्त्रीय और क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT और CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते का उद्देश्य अगली पीढ़ी के सुरक्षित संचार प्रणालियों के विकास, मानकीकरण और तैनाती पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालीन अनुसंधान ढांचा स्थापित करता है। क्वांटम कुंजी वितरण, एकल फोटोन स्रोत और डिटेक्टर EIT आधारित प्रणालियां, FPGA आधारित नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम प्रणालियों के मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त कार्य किया जाएगा।
शोध अवसंरचना और तकनीकी विशेषज्ञताओं का संयुक्त रूप से लाभ उठाया जाएगा और दोनों संस्थानों में सहयोगी परियोजनाओं के विस्तार के लिए बाहरी वित्त पोषण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। समझौता ज्ञापन में संयुक्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए पारदर्शी स्वामित्व और प्रकाशन मापदंड सुनिश्चित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार और डेटा प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं। एएमयू और औपचारिक रूप से एक समारोह के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिसमें C.डॉट के सीईओ डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और CSIRNPL के निदेशक प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता सहित दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया। इस रणनीतिक सहयोग से तकनीकी संप्रभुता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है और इससे सरकार की मेक इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे पहलों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने ITI उन्नयन और राष्ट्रीय कौशल केंद्रों के लिए 60,000 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI उन्नयन और कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए एक नई राष्ट्रीय योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में दी मंजूरी। बजट 2024-25 और 25-26 के तहत घोषित इस योजना को 60,000 करोड़, केंद्र हिस्सा 30,000 करोड़, राज्य हिस्सा 20,000 करोड़, उद्योग हिस्सा 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। इसका सब वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय अंशदान का 50% हिस्सा होगा। इस योजना के तहत 1,000 सरकारी ITI को उद्योग संरेखित संशोधित ट्रेडों पाठ्यक्रम और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता वृद्धि के साथ हब एंड स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा। यह योजना ITI को सरकारी स्वामित्व वाली लेकिन उद्योग प्रबंधित आकांक्षी संस्थान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जो स्थानीय कार्यबल आपूर्ति और औद्योगिक मांग के बीच बेहतर संरेखन सुनिश्चित करती है। उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना परिणाम आधारित क्रियान्वयन रणनीति के लिए उद्योग नेतृत्व वाले विशेष प्रायोजन वाहन मॉडल को अपनाएगी, जो इसे ITI पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के पिछले प्रयासों से अलग बनाती है। CBI निदेशक के रूप में प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्र जांच ब्यूरो CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 अप्रैल 2025 से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उच्च स्तरीय समिति द्वारा आम सहमति नहीं बन पाने के बाद विस्तार को मंजूरी दी गई है। हालांकि 2021 में पारित संशोधनों के तहत सरकार को 1 वर्ष विस्तार देने का अधिकार है। कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी सूद ने कर्नाटक के DGP के रूप में कार्य करने के बाद 25 मई 2023 को CBI के 34वें निदेशक के रूप में पदभार संभाला। त्रिपुरा का रंगाचेरा सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल पहुंच वाला पहला हरित गांव बन गया। मोहनपुर उपखंड के अंतर्गत रंगाचेरा गांव को त्रिपुरा का पहला हरित गांव घोषित किया गया। यह उपलब्धि राज्य सरकार की पहल से संभव हुई। गांव में एक सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधन प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित की गई, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार का एक उदाहरण स्थापित हुआ। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए ट्रेडा द्वारा 1.25 करोड़ का निवेश आवंटित किया गया है। सौर संयंत्र को त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ग्रिड के साथ एकीकृत किया गया है। 70 सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट और घरेलू प्रकाश व्यवस्था की स्थापना से बच्चों को सूर्यास्त के बाद पढ़ाई करने में मदद मिली है और रात में गांव के भीतर सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। भारत से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लैक्स 2025 की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम का विषय नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
ग्लेक्स 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका में एक प्रमुख मील का पत्थर है। 2010 में शुरू होने के बाद से यह सम्मेलन अंतरिक्ष में सहयोग और नवाचार के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में उभरा है। इस वर्ष के संस्करण में 1800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें 36 देशों के 233 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। 57 देशों से रिकॉर्ड तोड़ 1275 शोध सार प्रस्तुत किए गए हैं। कार्यक्रम में 15 अलग अलग विषयों को कवर करने वाले 10 तकनीकी ट्रैक शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्री आउटरीच कार्यक्रम में लगभग 10 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। प्रतिभागियों में हजा अल मंसूरी, अल्पर गेजेरावसी, माइकल लोपेज एलेगिरिया, अंगद प्रताप और राकेश शर्मा शामिल।